अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें जो पोर्शन हमारा है अबाउट फंजाई, तो उसमें जो टॉपिक है वो हमने ये डिस्कस करना है कि कौन सी ऐसी कुछ ऐसी टाइप्स हैं फंजाई की जो मैनकाइंड के लिए यूज़फुल भी हैं और कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो हार्मफुल भी हैं। यानी कि इस तरह भी होता है कि इवन हमारी जो फूड है उसमें भी फंजाई का इस्तेमाल होता है। फंजाई के ज़रिए हमारी जो फूड है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है। और समटाइम इस तरह भी होता है कि फंजाई के ज़रिए जो है वो बहुत सी डिफरेंट टाइप्स की डेंजरस डिजीज़ जो हैं वो भी क्रिएट हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी ही जो फंजाई की टाइप्स हैं और उनके यूजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और वो रिलेट करें मैनकाइंड के साथ कि हमारा जो है उनके साथ क्या यानी कि रिलेशन है कि हम किस तरह से वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हमें हो सकती हैं। तो मेनली एमडी का पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ टाइप्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप एक फ़र्स्ट पॉइंट अपनी बुक का फॉलो कर लें तो वो हमें ये बता रहा है कि सर्टेन फंजाई आर एडिबल, यानी कि कुछ ऐसी फंजाई हैं जो खाई जा सकती है। ये हम डिस्कस करने से पहले इसको कुछ पहले एक दो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर देते हैं कि अब इसकी स्पीशीज़ का आपने याद रखना है कितनी है। 200 स्पीशीज़ ऑफ मशरूम्स, ठीक है, मॉरल्स, ट्रफल्स और इसके अलावा जैसे एस्कोमाइसीड्स टाइप ऑफ फंजाई और कमन एडिबल फंजाई। बिवेयर ऑफ पॉइजनस मशरूम्स कॉल्ड द टोडस्टूल्स। तो ये जो है ये पॉइजनस मशरूम्स हैं जैसे कि डेथ कैप, डेथ एंजल एंड जैक ओ लेटन मशरूम। और इसके अलावा अगर आप देखें तो रेंडियर मॉस, लाइकन नोट अ मॉस, ये एक लाइकन है, मॉस नहीं है। लाइकन एसोसिएशन का आपको ऑलरेडी पता होगा कि फंगल एंड एल्गी की जो एसोसिएशन है वो लाइकन एसोसिएशन है। इज़ यूज्ड एज फूड फॉर रेंडियर्स एंड सम अदर लार्ज एनिमल्स इन एक्टिक, सब एक्टिक एंड बोरियल रीजन्स, ठीक है। तो ये तो एक जनरल पॉइंट है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स के बारे में बताया हुआ। लाइक अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि कितनी स्पीशीज़ हैं मशरूम्स की और उसमें पॉइजनस कौन सी हैं उसके बारे में बताया हुआ, ठीक है, और एडिबल कौन सी हैं। देन हम फर्दर मूव करते हैं अपने मेन यानी कि हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो उसमें हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करते हैं कि यीस्ट, ठीक है, यीस्ट को हम डिस्कस करते हैं। याद रखें कि जो यीस्ट है ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि इट इज़ अ यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, और इसी के साथ साथ ये यूकैरियोट है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट फंजाई, अ टाइप ऑफ फंजाई, ठीक है। ये एक तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्योंकि फंजाई जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आती हैं। तो उसमें एक टाइप यीस्ट है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है और इसके आपको साइंटिफिक नेम का भी पता होना चाहिए। वो हमारे पास हम जो यूज़ करते हैं वो है स्कैरोमाइसिस सर्विजी, ठीक है। ये इसका हम जो साइंटिफिकली इसका जो बायोलॉजिकल नेम जो है वो यूज़ करते हैं यीस्ट के लिए। तो अब हमने ये देखना है कि यीस्ट जो है इसका इस्तेमाल क्या है और इसके जो यूजेस हैं वो क्या हैं, ठीक है, मैनकाइंड के लिहाज से। तो इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो सबसे पहले तो जो यीस्ट है ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। फर्मेंटेशन, ठीक है, यानी हमारी जो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किस पर्पज़ के लिए? ब्रेड वगैरह हो गया, ठीक है, ब्रेड की प्रोडक्शन हो गई, इस तरह लिक्वर वगैरह, ठीक है। और इवन अगर आप देखें तो और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं, इवन बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन में ये यीस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं और उसमें इस्तेमाल किया जाता है किसका? यीस्ट का। ये इसका एक यूज़ होता है और ये मैनकाइंड के लिए है। इसके अलावा और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके अलावा अगर हम यीस्ट के बेनिफिट्स देखें तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज़म है जिसके ऊपर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बायोलॉजिकल रिसर्च जो है वो परफॉर्म की, जिसमें बायोकेमिकल रिसर्च थी और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर रिसर्च,
ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है जिसको साइंटिस्ट ने इन फील्ड्स में डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, जैसे इसमें जनरेशन जो है वो बहुत रैपिडली परफॉर्म होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको फर्स्ट जो है वो स्टडी किया बायोकेमिकल के लिहाज से और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिहाज से। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपनी बुक को भी फॉलो करें तो yeast are heavily used in genetic molecular biological research because of their rapid generation and rapidly increased pool of genetic and biochemical information. Yeast were the first eukaryote to be used by genetic engineers. तो genetic engineers इन्होंने first time जो है वो yeast का इस्तेमाल किया था genetic study perform करने के लिए, जिसमें molecular research है, biochemical research है, genetics है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो 1983 में, ये आपने याद रखना है कि 1983 में एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो प्रोड्यूस किया गया था, वो भी यीस्ट से था। A functional artificial chromosome was made in Saccharomyces cerevisiae. Clear? The same yeast was the first eukaryote whose genomic sequence was completely studied in 1996. और याद रखें कि जो यीस्ट है इसको, ये तो हमने सारी बातें देख ली ना कि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था इस रिसर्च में, और 1983 में जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए है इसके अंदर एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो था वो भी बनाया गया। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और इस तरह 1996 की जो बात है इसमें सेम यीस्ट जो है उसको स्टडी किया गया। और इसके अलावा जो यीस्ट है इसका और भी यूज़ है हार्मोन प्रोडक्शन में, हार्मोन प्रोडक्शन में भी यूज़ है इसका। ठीक है जी, तो दीज आर द यूजेस ऑफ यीस्ट। जिन मेन पॉइंट्स को आपने याद रखना है MDCAT पॉइंट से। ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट फंजाई है, साइंटिफिक नेम का पता होना चाहिए, यूज़ कहाँ पे है, फर्मेंटेशन में किस पर्पज़ के लिए, और ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है रिसर्च के लिहाज से, बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर रिसर्च के लिहाज से। और इस 1983 में आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो था वो इसमें बनाया गया था सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए में, और साथ ही साथ 1996 में सेम जो यीस्ट है उसको स्टडी किया गया, और जो हार्मोन प्रोडक्शन है उसमें भी यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट लाइन जो है इसकी पिंक ब्रेड मोल्ड न्यूरोस्पोरा हैज़ आल्सो बीन यूज फॉर जेनेटिक रिसर्च। ठीक है, ये एक सेपरेट आ जाता है। तो आपने जो है यीस्ट के लिहाज से इन बातों को याद रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे यीस्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट अपने फंजाई की टाइप पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम ले लेते हैं पेनिसिलिन। जैसे एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, तो इसको डिस्कवर किया गया एक फंजाई से, वो फंजाई थी पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ फंजाई, फंजाई की एक टाइप है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? अब इसकी बहुत सी पेनिसिलियम की बहुत सी टाइप्स हैं। ठीक है, अब जो फंजाई है, क्योंकि है तो ये फंजाई, अब इसका इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है? याद रखें कि इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत सी जगहों पे होता है। लाइक हम किसी चीज़ के को, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है लाइक चीज़ वगैरह जो होती है, इसको हमने कोई खुसूसी तौर पर अगर कोई कलर देना है, ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए हम पेनिसिलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अरोमा वगैरह के लिए। क्लियर? साथ ही साथ अगर हम देखें तो पेनिसिलियम जो है इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें अगर एक टाइप है इसकी पेनिसिलियम की जिसे हम कहते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम एक ऐसी पेनिसिलियम की टाइप है जिसके ज़रिए फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी डिस्कवर की गई। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो कहाँ से डिस्कवर की गई? पेनिसिलियम नोटेटम से। हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं एडवर्ड फ्लेमिंग। ये बात है 1928 की। 1928 में फ्लेमिंग ने क्या किया कि इसका इस्तेमाल करते हुए, पेनिसिलियम नोटेटम का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई, और उस फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या रखा? पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन, वो कहाँ से बनी? पेनिसिलियम नोटेटम से। और बनाने वाले कौन थे? फ्लेमिंग, 1928 में इन्होंने डिस्कवर किया उसको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पेनिसिलियम के हवाले से, और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए। और इसका जो यूज़ है, एंटीबायोटिक बनी इससे, पेनिसिलिन बनी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन हैं, लाइक अगर आप बात करें तो जैसे कि लोवास्टेटिन, ठीक है, ये भी एक टाइप आ जाती है इसकी, मेडिसिन में आ जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो साइक्लोस्पोरिन है, क्लियर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे एर्गोटीन है, क्लियर। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो और हमारी जो बुक में अगर हम फॉलो करें तो वो है ग्राइसियोफ्लेविन, ठीक है जी। तो ये कुछ और इसकी टाइप्स हैं। अब ये जो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, इनका आपको फंक्शन का पता होना चाहिए। आपसे इनका फंक्शन पूछ लिया जा सकता है, या वो फंक्शन बताकर स्टेटमेंट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो याद रखें कि जो ये लोवास्टेटिन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लोवास्टेटिन का, ठीक है। इसके अलावा जो साइक्लोस्पोरिन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। किस पर्पस के लिए? टू प्रिवेंट रिजेक्शन, ठीक है। रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इस्तेमाल किया जाता है साइक्लोस्पोरिन का। सम टाइम क्योंकि इस तरह होता है कि जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जो सर्जन्स हैं, तो उस कंडीशन में ये होता है कि अगर तो वो मैचिंग प्रॉपरली नहीं है परफॉर्म, तो ब्रेन जो है या डिफरेंट और बॉडी के इश्यूज़ की वजह से वो ऑर्गन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है बॉडी में। तो रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए साइक्लोस्पोरिन का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। इसके अलावा अगर हम फर्दर देखें तो एर्गोटीन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हेडेक को क्योर करने के लिए। हेडेक जो है उसको क्योर करने के लिए, क्लियर। अब ये हेडेक है, इसकी थोड़ा सा ज़रा ख्याल कर लें। याद रखें कि एक हेडेक होती है वो जो कि हमें वक्फे से होती है, ठीक है। यानी कि ब्रेन में किसी भी जगह पे वक्फे से जो सर दर्द होती है, हेडेक होती है, उस किस्म की हेडेक को हम कहते हैं क्लस्टर हेडेक, ठीक है। यानी क्लस्टर हेडेक भी होती है जो आफ्टर सम इंटरवल्स के बाद होती है, और किसी भी जगह पे यानी ये हो सकती है। इसकी कोई ख़ास फिक्स जगह नहीं होती, कोई ख़ास फिक्स लोकेशन नहीं होती। जबकि जो ऐसी हेडेक जो कि ख़ास लोकेशन पे होती है और हाफ ब्रेन जो है उसकी पेन होती है, हाफ हेड की पेन, उसको हम कहते हैं मिग्रेन, क्लियर। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि दिस वन इज़ अ क्लस्टर हेडेक, ठीक है। तो यहाँ पे इस किस्म के, और इसका इस्तेमाल मिग्रेन वगैरह में भी हम कर सकते हैं। तो हेडेक को क्योर करने के लिए एर्गोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। देन हम बात करते हैं अपनी जो ग्राइसियोफ्लेविन है इसकी, तो इसका इस्तेमाल करते हैं फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो फंगल की ग्रोथ है ये उसको बढ़ने नहीं देती, फंजाई को ज़्यादा ग्रो नहीं करने देती। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका ग्राइसियोफ्लेविन का, एर्गोटीन का इस्तेमाल, साइक्लोस्पोरिन और लोवास्टेटिन। ये इनके आपने जो यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो पेनिसिलियम है, ये टॉपिक जो है ये भी क्लियर हो गया। अब हमने दो फंजाई जो है उसको डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने एक डिस्कस किया यीस्ट को और दूसरा हमने डिस्कस किया पेनिसिलियम को। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा एस्परजिलस।
अब ये जो एस्परजिलस है, इसका इस्तेमाल अगर हम देखें तो फर्मेंटेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अगर आप देखें तो सोया सॉस की जो प्रोडक्शन है वो इससे की जाती है, ठीक है, सोया सॉस वगैरह, इसी तरह जो सोयाबीन वगैरह, ठीक है, और सोया पेस्ट वगैरह, ठीक है। तो इन सब्सटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं एस्परजिलस का, फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस है। और इसके अलावा एस्परजिलस के ज़रिए हमें सिट्रिक एसिड भी ऑब्टेन हो जाता है, सिट्रिक एसिड भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं किसके ज़रिए, एस्परजिलस के ज़रिए, ठीक है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस हैं कि हम इससे क्या क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं, कि ये किस तरह से मैनकाइंड के लिए यूज़फुल साबित हो रही है। तो ये तो हमें पता लग गया, इससे हमें सोया सॉस मिल सकता है, सोया पेस्ट वगैरह, सोयाबीन वगैरह, सिट्रिक एसिड हमें इससे ऑब्टेन हो सकता है। अब हमने ये भी देखना है साथ के इसके हमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके एस्परजिलस जो है, अब ये डिजीज़ भी कॉज करती है, क्लियर, लाइक जैसा कि अगर हम बात करें तो एक डिज़ीज़ है हमारे पास, एक फंजाई की टाइप है इसकी एस्परजिलस की, जिसे हम कहते हैं एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है, ये एक टाइप है इसकी एस्परजिलस की। अब ये जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, ये एक डिज़ीज़ कॉज करती है, उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस, ठीक है। यानी कि अब आप ये देखें, एक तरफ अगर आप देखें तो एस्परजिलस जो फंजाई की है, इसे हमें बहुत सी यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उसकी एक स्पीशी है जैसे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, ये डिज़ीज़ भी कॉज कर रही है, जिसे हम कहते हैं एस्परजिलोसिस। याद रखें कि ये जो एस्परजिलोसिस है, ये ऐसे पेशेंट जो कि एड्स से अफेक्टेड हैं, या उनका जो या वो इम्यूनो सप्रेस्ड पर्सनस हैं, इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स हैं, उनमें ये ज़्यादा हाईली जो है वो अटैक करती है एस्परजिलोसिस की कंडीशन। जैसे अगर आप अपनी बुक को भी फॉलो करें, Aspergillus fumigatus causes aspergillosis but only in persons with defective immune system such as AIDS and may cause deaths। तो इससे आगे फिर जो मेन प्रोसेस है वो डेथ ही होती है। लाइक अगर आप एस्परजिलोसिस की बात करें तो एस्परजिलोसिस जैसे उसने कहा कि ये जो एड्स वाले पेशेंट होते हैं उन पे ये ज़्यादा तौर पर अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि एड्स के जो पेशेंट होते हैं वो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट होने की वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। तो जब उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी होती है तो ये ज़्यादा इजीली अटैक करती है। अब इसकी जो एस्परजिलोसिस है ना, एस्परजिलोसिस की हमें 2 टाइप्स इसकी मेन बताई जाती हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पर जो है वो बता देता हूँ। जैसे एक इसकी टाइप है एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक है। ये इसकी एक टाइप है एस्परजिलोसिस की। तो अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये वर्ड आ गया है ब्रोंकोपल्मोनरी। इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ पे इफेक्ट कर रही है? लंग्स में, क्योंकि लंग्स जो है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पल्मोनरी का। तो लंग्स में किस पार्ट को अफेक्ट कर रही है? ब्रोंको, यानी कि ब्रोंकाई जो है या ब्रोंक्यूल्स, उनको ये अफेक्ट कर रही है एस्परजिलोसिस। क्लियर? तो इसका आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा एस्परजिलोसिस का। ये टाइप इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने आपको बताई, इसे याद रख लें। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो एस्परजिलोसिस है ये होती किस वजह से है, इसका ये कॉज है मेन, ठीक है। और इसकी कुछ एक टाइप आपको बता दी, और इसके जो प्रोडक्ट्स जो इससे ऑब्टेन होती हैं वो उसका आपको जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट जैसा कि अगर हम देखें तो और भी एस्परजिलोसिस जो है और भी बहुत से टॉक्सिन्स जो है ये प्रोड्यूस करती है, जिसे हम कहते हैं माइकोटॉक्सिन्स। जो एस्परजिलस की जो स्पीशीज़ हैं ये बहुत से यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो वो जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस या एस्परजिलस की स्पीशीज़ जो हैं ये प्रोड्यूस करती हैं उनको हम कहते हैं माइकोटॉक्सिन्स, ठीक है, माइकोटॉक्सिन्स।
टॉक्सिन्स का वर्ड टॉक्सिक के लिए यूज़ किया जाता है, जो पॉइजनस चीज़ होती है, और माइक्रो का वर्ड यूज़ करते हैं फंजाई के लिए, यानी कि ऐसे टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं किसी फंजाई के ज़रिए। तो ऐसे टॉक्सिन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी फंजाई से, तो उन्हें हम कहते हैं माइक्रो टॉक्सिन्स। तो ये माइक्रो टॉक्सिन्स भी किसके ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं? एस्परजिलस के ज़रिए। तो इनको फिर हम कहते हैं, आगे फर्दर हम नाम दे देते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स का, ठीक है। तो ये एफ्लाटॉक्सिन जो है हमारे लाइक अगर हम देखें पीनट्स वगैरह, वॉलनट्स वगैरह, सीरियल्स प्रोडक्ट्स जो हैं, राइस वगैरह, इनको डिफेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब हम वो खाते हैं तो हमें जो है वो डिजीज़ ये कॉज करते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं ये। Some strains of Aspergillus produce one of the most carcinogenic cancer-causing mycotoxins, toxins produced by fungi, तो जिनको हमने कह दिया एफ्लाटॉक्सिन्स। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एस्परजिलस कंटेमिनेट्स इम्प्रॉपरली स्टोर्ड ग्रेन सच एज पीनट्स एंड कॉर्न, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बात की। मिल्क, एग्स एंड मीट में आल्सो हैव स्मॉल ट्रेसेस ऑफ एफ्लाटॉक्सिन्स। एनिमली, ह्यूमन फूड और एनिमल फॉरेज प्रोडक्ट्स शुड बी डिस्कार्डेड। तो ये एस्परजिलस जो स्पीशीज़ हैं उनके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो इन पॉइंट्स को जो है वो आपने एमडीकेट पॉइंट से जो है वो याद रखना है। यहाँ पे जो टॉपिक है वो हमारा इरेगुलर पैटर्न में है, तो उसको हम जो है वो फंजाई के लिहाज से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लाइक जैसे हमने यीस्ट को पहले डिस्कस कर लिया, फिर हमने पेनिसिलियम को, देन हमने एस्परजिलस को। अब हम जो है वो फर्दरली आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक टाइप है फंजाई की, एक हमारे पास फंजाई की टाइप है जिसे हम कहते हैं हिस्टोप्लाज्मा, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है। ये हमारे पास एक टाइप है फंजाई की, और इसका जो ये ग्रुप है वो हिस्टोप्लाज्मा ग्रुप है, और कंप्लीट नेम इसका जो है वो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है। अब ये जो टाइप है फंजाई की, ये भी एक डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। अब ये जो हिस्टोप्लाज्मोसिस है, मोस्टली अगर हम देखें तो ये हमारे जो ह्यूमन बीइंग है इनमें भी ये डिज़ीज़ होती है, ठीक है। और इवन अगर हम बर्ड्स वगैरह की बात करें तो बर्ड्स में भी ये डिज़ीज़ जो है वो क्रिएट होती है। और मोस्टली इस डिज़ीज़ में जो है वो अगर हम देखें तो इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स कोज्ड बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ अ फंगस। अब होता इस तरह से है कि हम अगर अपने एयर की बात करें तो एयर में बहुत से ऐसी फंजाई जो हैं उनके स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो हम जैसे जैसे अगर तो एयर के ज़रिए अगर हमारे अंदर वो, क्योंकि अगर हम एयर की बात करें तो हमने डायरेक्ट एयर जो है उसको लंग्स में लेके जाना होता है, डायरेक्ट एयर जो हमारे लंग्स में जाती है। तो अगर तो उस एयर में फंजाई के स्पोर्स मौजूद हैं तो वो एयर के ज़रिए जो है वो हमारे लंग्स में एंटर हो जाएंगे। तो जब वो लंग्स में एंटर हो जाएंगे तो वहाँ पे जाकर वो एक ही काम करेंगे कि डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो इस ग्रुप के अगर तो स्पोर्स एयर में, या अगर हम बात करें कि वाटर है तो वाटर के अंदर इसके अगर वाटर कंटेमिनेटेड है किस वजह से कि अगर उस पानी में इसके स्पोर्स मौजूद हों और अगर हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी जो है वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट उसका होगा। और ये जो हिस्टोप्लाज्मोसिस है ये इसमें होता ही है कि लाइक हमारे जो लंग्स हैं वो डिफेक्ट हो जाते हैं, हिस्टोमेन टिश्यूज़, ठीक है। तो लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं ये डैमेज होने के ख़तरा होता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो और फर्दर हम डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि और भी बहुत से डिजीज़ हैं, लाइक जैसे हमारे पास कुछ फंजाई की और टाइप्स हैं, जैसे कि और फंजाई की हमारे पास जो टाइप्स हैं वो हैं ट्रैकियोफाइटोन्स, ठीक है। इसी के साथ साथ ये मैं आपको बता रहा हूँ फंजाई की टाइप्स। इसी के साथ साथ एपिडर्मोफाइटोन्स, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो उसमें माइक्रोस्पोरम, अच्छा, ये जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं ना फंजाई की, ये तीनों टाइप्स जो हैं ये इन्वॉल्व होती हैं एक डिजीज़ कॉज करने में जिसे हम कहते हैं एथलीट्स
फूड, ठीक है। ये एक डिज़ीज़ है जो कि इन फंजाई की वजह से होती है। आपकी बुक में इनके नाम नहीं लिखे होंगे, जैसे कि ट्रैकियोफाइटॉन्स, एपिडर्मोफाइटॉन्स और माइक्रोस्पोरम। ये 3 ऐसी फंजाई की टाइप्स हैं जो कि कॉज करती हैं एथलीट्स फुट। इसमें ये होता है कि जो हमारा फुट रीजन है, इसमें बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। तो इस सिचुएशन को फिर हम कहते हैं एथलीट्स फुट, और ये किस वजह से होता है? इन फंजाई की वजह से। इसके अलावा और भी जैसे रिंगवर्म वगैरह, तो ये इम्परफेक्ट फंजाई। और इसके अलावा एक और स्पीशीज़ है जिसे हम कहते हैं कैंडिडा एब्लिकेंस। ये जो एक यीस्ट है जो कि कॉज करती है ओरल एंड वेजाइनल थ्रश, जिसे हम फिर कहते हैं कैंडिडियासिस और कैंडिडियोसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एर्गोटिज्म के बारे में, ठीक है। एर्गोटिज्म जो है ये भी एक ऐसी यानी कि टाइप है जिसमें हम मोस्टली ये कहते हैं कि हमें नर्वस स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म कहते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाती हैं, लाइक स्पाज्म होता है, स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन से वर्ड निकला स्पाज्म का, जिसमें जो मसल्स वगैरह होते हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो नर्वस स्पाज्म का मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसमें जो हमारा ब्रेन है, इसमें जो मसल्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं कि कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नर्वस स्पैम्स की कंडीशन आ जाती है और कन्वर्जन्स होती हैं, ठीक है, और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ गैंग्रीन जो है हमारे मोस्टली अगर हम बात करें तो फीट वगैरह में, हैंड वगैरह में, इन बिटवीन द फिंगर्स जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं बहुत डेंजरस, उसको हम कहते हैं गैंग्रीन, जिससे हमारे पार्ट्स जो हैं वो डिफेक्ट हो जाते हैं। तो इसका कॉज क्या है कि एर्गोटिज्म इज कॉज्ड बाय ईटिंग ब्रेड मेड फ्रॉम पर्पल एर्गोट कंटेमिनेटेड ड्राई फ्लोर। द पॉइजनस मटेरियल इन द एर्गोट कॉजेज नर्वस स्पाज्म, कन्वर्जन, साइकोटिक डिल्यूजन एंड इवन गैंग्रीन। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फंजाई कि जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि फंजाई के यूजेस क्या हैं और ये किस किस तरह से, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं जो डिजीज़ कॉज करती हैं। तो इसमें से बहुत सी ऐसी फंजाई की टाइप्स हैं जो मैंने आपको बताई और वो बुक में नहीं लिखी हुई, उसको आप MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रख लें, ये आपके काम आ सकती हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो था कि यूज़फुल एंड हार्मफुल फंजाई टू मैनकाइंड, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।